हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की सिविक्स का एक चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या अर्थ होता है, इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, यानी इसकी नेसेसिटी क्या है, एक कंट्री के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है, नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कौन से चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स अभी तक कुछ हुए हैं, और कुछ सजेशंस जो हम देखेंगे कि जिसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और क्या रिफॉर्म जो है किया जा सकता है। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों का एक ग्रुप है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी दरअसल लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें लोग इसलिए ग्रुप बनाते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना होता है, और फाइनल जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम सरकार में आएँ, हम गवर्नमेंट बनाएं और पावर को होल्ड करें। ये होता है पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे जब भी कुछ लोग, हम कह रहे हैं कि सम पीपल कम टुगेदर, ठीक है, एंड दे फॉर्म अ ग्रुप टू कंटेस्ट द इलेक्शन। यहाँ पे जो लोग एक साथ आ रहे हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। ये जो है कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम पे एग्री होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोगों ने मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, एक ग्रुप बनाया, तो 10 में से हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या प्रोग्राम्स हमें बनाने होंगे। सब एक 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 चीज़ पे एग्री करते हैं। अगर सबके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने में प्रॉब्लम्स होंगी। तो जितने लोग मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं वो एग्री करते हैं किसी एक पॉलिसी के ऊपर, किसी एक प्रोग्राम के ऊपर, कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट बनाने के बाद कंट्री को रन करेंगे। सोसाइटी को लेकर के उनकी अपनी एक समझ होती है, और हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी यही कोशिश करती है कि वो कलेक्टिव गुड्स के लिए काम करें, यानी सामूहिक अच्छाई के लिए, सामूहिक रूप से जितने ज़्यादा लोगों की भलाई हो सके उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करना चाहती है। लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं कि हमारे कंट्री में, जैसे एग्जांपल लेकर इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक दो नहीं है, सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टी का है। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना व्यू है, ठीक है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जो है समझती है कि क्या अच्छा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा होने का मतलब कुछ और होता है, और इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी यह कोशिश करती है कि लोगों को समझाया जाए कि जो वो सोच रहे हैं, जैसी पॉलिसी वो बनाना चाहते हैं, वो क्यों किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बेहतर है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि एक पॉलिसी बनाना, एक प्रोग्राम बनाना, और लोगों को परसुएट करना, लोगों को समझाना कि उनकी पॉलिसी क्यों बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छी है। और वो ये भी जानते हैं कि जब वो इलेक्शन जीतेंगे, जब वो गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इन पॉलिसीज़ को, इन प्रोग्राम्स को वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के अंदर एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न शो करती हैं। आप देखते होंगे कि समाज के अंदर ही, अपनी सोसाइटी, अपने आसपास आप देखते होंगे कि दो चार लोग जब बैठते हैं तो किस तरीके से वो डिस्कस करते हैं कि कोई कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ए अच्छी है, कोई कहता है पॉलिटिकल पार्टी बी अच्छी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ए की आइडियोलॉजी से खुद को कनेक्ट करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बी की आइडियोलॉजी से, या ऐसे भी सी डी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, और लोग किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो सोसाइटी में जिस तरीके से लोगों के आइडियोलॉजी हैं, उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी जो है हमको सोसाइटी में दिखाई पड़ती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सोसाइटी की एक पार्ट है, और इस तरीके से वो जो पार्टीशनशिप है, जो सोसाइटी में एक जो है अलग तरीके से हर चीज़ को देखने का जो लोगों का नज़रिया होता है, उसका एक भाग बनती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का समाज के किसी एक वर्ग की तरफ एक झुकाव होता है, और यही कहलाता है पार्टीशनशिप। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जनरली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, इसके 3 अंग होंगे। सबसे पहले होते हैं लीडर्स। हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स होते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक नाम लीजिए, इमेजिन कीजिए, जैसे आज के समय में के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बहुत सारे लीडर जो हैं, ये लीडर्स हैं ये। इसके अलावा कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, आप अपने आसपास देखते होंगे
कि कुछ लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी गई होती है पार्टी की तरफ से, तो ये एक्टिव मेंबर्स हैं। और इसके अलावा कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो इस पार्टी को पसंद करते हैं। तो ये केस सिर्फ एक किसी पार्टी के साथ नहीं है, ये केस हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लीडर्स होते हैं जो लीड करते हैं पार्टी को। अगर पार्टी जीतती है चुनाव में तो वो उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं जिन्हें पार्टी की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो उसे पूरा करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो उस पार्टी को पसंद करते हैं, उस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। अब समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, जो मैंने एक से डिफिनेशन में ही बताया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो पहला फंक्शन यही है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करते हैं। दूसरा फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को सामने लेकर के आते हैं। किसी भी मुद्दे पे हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें, मान लीजिए इन्वायरमेंट है, ठीक है, पर्यावरण को लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है, पेड़ पौधे काटने चाहिए, नहीं काटने चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, या कितनी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। तो इसको लेकर के हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉलिसी, अपना प्रोग्राम होता है। तो इसे हर पॉलिटिकल पार्टी सामने लेकर के आती है। जो तीसरा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये है कि वो लॉ मेकिंग में एक डिसिसिव रोल प्ले करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ना हो, सरकार में हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के काम करती है। तो लॉ मेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़, चूँकि यही पॉलिटिकल पार्टीज़ ही गवर्नमेंट का हिस्सा बनती हैं, इसलिए जो है लॉ मेकिंग में एक ये डिसिसिव रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल जो है प्ले करते हैं। फोर्थ जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो है गवर्नमेंट रन करना। अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर वो जीत जाती है तो गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है। तो एक जो है फंक्शन ये भी है पॉलिटिकल पार्टी का कि वो सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन है वो ये है कि अपोजिशन का रोल प्ले करना। अगर मान लीजिए चुनाव लड़ा, चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए, ठीक है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है सरकार बना रही है, तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी जो हार गई है वो क्या करेगी, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेगी, विपक्ष का रोल। और विपक्ष का रोल जो है एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, उसमें अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पॉलिसी उसकी अच्छी है या नहीं, उसको क्रिटिसाइज करना, पब्लिक जो है क्या चाहती है सरकार से, उसकी बात को, पब्लिक की बात को जो है सरकार तक ले करके जाना, ये सब काम कौन करता है, ये काम होता है ओपोजिशन का। तो ओपोजिशन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यह रोल भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही प्ले किया जाता है। और अगला है पब्लिक ओपिनियन को शेप देना किसी भी मुद्दे पे। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि सरकार जो है चाहती है कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको कट करके वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगे। तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे, सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। तो उनके आंदोलन को आगे कौन लेकर के जाएगा, सरकार तक पहुँचाने का जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये उठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपोजिशन की, दूसरी पार्टीज़ की। तो पब्लिक ओपिनियन को शेप देना भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही काम होता है। और लास्ट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी तक, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई वेलफेयर स्कीम तक लोगों की पहुंच को लेकर के आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सरकार ने स्कीम बनाया कि मनरेगा, ठीक है, हर गांव में लोगों को 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। अब ये गवर्नमेंट मशीनरी है, यहाँ तक ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है। अब लोगों को जो है इस स्कीम का फ़ायदा मिले, ये तय करना, ये जो है एश्योर करना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से काम होता है। जो ग्राउंड लेवल पे जो लीडर्स हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों, वो देखते हैं कि सरकार ने कोई स्कीम बनाई तो लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक करती हैं। सरकार से अगर कोई काम है, कोई योजना है, या कोई भी अगर दिक्कत है, सरकार से रोड नहीं बन रहा है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो उसकी बात को कौन सामने लेकर के आएगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर। तो लोगों की पहुंच सरकार तक करना, लोगों की पहुंच सरकार की योजनाओं तक लेकर के आना, ये काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही होता है। तो ये जो है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस होते हैं। अब सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही क्यों है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार।
और वोट देने का अधिकार हमें कैसे, हम इस राइट का यूज कैसे कर पाएंगे? जब हम वोट देंगे। और वोट कब हम देंगे? जब हमारे सामने कुछ चॉइसेस होंगी। और चॉइसेस कब होंगी? जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, फिर हम किसी को उसमें से चुनेंगे और उसको चुनने के लिए कि कौन हमारा लीडर हो, हम अपना राइट टू वोट यूज करेंगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, और चुने जाने का मतलब ये होता है कि हमारे सामने 3-4 ऑप्शंस होंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपके सामने कोई एक फल रख दूं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आम रख दिया और कहा एक ही आम रख करके मैं कह रहा हूं जो है कि चलो चुनो क्या तुम्हें खाना है। तो ये कोई ऑप्शन तो हुआ नहीं। आप आम रखा है तो भाई आम ही खाएंगे। ऑप्शंस कब होते हैं? आपके सामने मैं आम रख दूं, केला रख दूं, अनार रख दूं, 2-4 और फल रख दूं और फिर कहूँ कि चलो चुनो क्या खाना है। ठीक है, तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो ऐसा ही है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे जाते हैं और ऑप्शंस बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के हुए रखना मुश्किल है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके सामने ऑप्शंस रखती हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना नहीं चल सकता। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कौन से फंक्शंस? जो अभी पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। चुनाव लड़ना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, ओपोजिशन का रोल प्ले करना, पब्लिक की ओपिनियन को शेप देना, ये सब फंक्शंस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ परफॉर्म करती हैं। अब जो है इमेजिन कीजिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो और डेमोक्रेसी हो और आपको राइट टू वोट मिला हुआ है, आप वोट देने जाते हैं, तो हो सकता है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी चुनाव हो जाए, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स खड़े हो जाएं। तो अगर हर कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट होगा, इंडिविजुअल रहेगा, किसी कोई पार्टी नहीं होगी। इमेजिन कीजिए कि आपके यहाँ कोई पार्टी नहीं है, आपके कंट्री के अंदर कोई भी पार्टी नहीं है और हर कंस्टिट्यूंसी से, हर चुनाव क्षेत्र से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में क्या होगा कि वो कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, वो कैंडिडेट जो है ये प्रॉमिस तो कर सकते हैं कि आपके कंस्टिट्यूंसी में जो है क्या क्या काम किए जाएंगे, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ जो है नाले बनेंगे, कहाँ पे रोड लाइट लगेंगे, ये सब तो प्रॉमिस कर सकते हैं वो। लेकिन वो बड़े लेवल पे कोई भी लीडर जो है प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि देश का जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसा होगा, देश की जीडीपी जो है किस तरीके से आगे बढ़ेगी। इन सब बड़े मुद्दों पे जो है कोई भी इंडिपेंडेंट लीडर बात नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके हाथ में होगा ही नहीं। एक कंस्टिट्यूंसी का एक लीडर जो है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो देश को लेकर के प्रॉमिस कैसे कर पाएगा? और अगर प्रॉमिस भी कर दिया तो उसे पूरा कैसे कर पाएगा? तो इसीलिए जो है पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत महसूस होती है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ करके कोई चुनाव लड़ेगा तो वो इस नाते जो है, इस लिहाज से वो वादे कर पाएगा बड़े लेवल की। क्योंकि जो है अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा लीडर चुनाव जीतते हैं तो उसका लीडर जो है प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, और वो फिर जो है बड़े बड़े काम जो है नेशनल लेवल पे कर पाएगा। तो इसलिए बड़े पॉलिसी अगर बनाने हैं, बड़े पॉलिसी चेंजेस हमें करने हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बड़े पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए। जो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, वो पूरे देश के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हम चुनते हैं तो सिर्फ हमारे कंस्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है उसको बता सकता है। वो रोड नाली बना सकता है, ट्रैफिक लाइट, रोड लाइट, ये सब देख सकता है वो। लेकिन देश के अंदर जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, देश की अर्थव्यवस्था है, फॉरेन अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट है नेशनल लेवल पे, इन सब की बात जो है एक लोकल लीडर नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हो, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइज ये जो है सीधे जुड़ता है किससे? इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि हमें ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। अब सवाल है कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों? अगर किसी कंट्री के अंदर मान लीजिए डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो? एक पॉलिटिकल पार्टी हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 200 हो, कितनी पॉलिटिकल पार्टी? तो अलग अलग कंट्री में दोस्तों अलग अलग सिस्टम है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे रूल करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो चाइना है, रशिया है, बहुत सारे ऐसे स्पेशली जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिर्फ वहाँ पे काम करती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे फेमस है यूएसए, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन्स है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं। मेजरली एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी कहने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 2 ही हैं, मेजर रूप से 2 हैं। कुछ छोटी छोटी और पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट बनाने के जो मौके हैं वो जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ही मिलता है, और बाकी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं इन्हीं 2 पार्टी के साथ किसी न किसी के साथ जुड़ करके काम करती हैं।
तीसरा जो सिस्टम है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम का, जिसमें 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी काम करती हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा देश इंडिया। इंडिया में एक दो नहीं बल्कि 100 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक्टिवली जो है काम करती हैं इलेक्शन में। तो हमारे यहाँ जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब सवाल है कि कैसे कोई कंट्री डिसाइड करता है कि उसके यहाँ 1 पार्टी सिस्टम होगा कि 2 पार्टी सिस्टम होगा या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि कोई कंट्री जो है ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसके यहाँ कौन सा सिस्टम होना चाहिए या कौन सा सिस्टम उसके लिए अच्छा होगा। ये कैसे डिसाइड हो पाता है? यह जो है इवॉल्व होता है एक लंबे समय के बाद। यह डिपेंड करता है कि उस कंट्री का जो सोसाइटी है उसका नेचर कैसा है, सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी कितनी है, और उसका हिस्ट्री कैसा रहा है पॉलिटिक्स को लेकर के, उसका सिस्टम ऑफ इलेक्शन पहले से कैसा रहा है इंडिपेंडेंस के पहले से। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया को हम देखें तो इंडिया में हम 1 पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। आप देखेंगे कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं वो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को लेकर के चलती है। जो मैंने पार्टीशनशिप की जो बात की शुरुआत में ही, पार्टीशनशिप का क्या मतलब है? यही कि अलग अलग जो है सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं। वो रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, कास्ट के बेस पे ग्रुप हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेस पे ग्रुप हो सकते हैं, और हर ग्रुप के झुकाव, हर ग्रुप से जुड़ा हुआ एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी आपको इंडिया के अंदर दिखाई देगा। तो इसलिए इंडिया में हम 1 पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे सूटेबल है। वैसे ही हर कंट्री का अपना सोसाइटी है और उस सोसाइटी के हिसाब से 1 पार्टी, 2 पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम वो अडॉप्ट कर पाते हैं। अब अगला चीज़ है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर व्यक्ति बनाता है, आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। अगर आपकी एज 18+ है तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं तो। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद जो है इंडिया में ये सिस्टम है कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाकर के अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना होता है, जिससे आप चुनाव लड़ सकें। आप कुछ भी बनाइए, अपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ABC पार्टी रखिए, XYZ पार्टी रखिए, क ख ग पार्टी रखिए, जो मन है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन में जाकर के अपनी पार्टी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हर पार्टी को इक्वल ट्रीट करता है। उसके लिए ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी छोटी है। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी हैं, पुरानी हैं, बहुत पहले से चलती आ रही हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। इन पार्टीज़ को क्या फैसिलिटी मिलती है? जो सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है वो है यूनिक सिंबल। जैसे एग्जांपल के लिए बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है लोटस, ठीक है, लोटस फ्लावर, कमल का फूल। वैसे ही कांग्रेस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका चुनाव चिन्ह है पंजा, हाथ का पंजा। तो अब जो है अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कि मैं कमल का निशान लेकर के, सिंबल लेकर के चुनाव लड़ लूँ, तो नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो सिंबल जो है रिजर्व कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना कैंडिडेट बनाएगी वही सिर्फ जो है उस चुनाव चिन्ह के साथ जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक जो है ऑफिशियल जो कैंडिडेट होगा उस पॉलिटिकल पार्टी का, सिर्फ वही उसको ले पाएगा, उस सिंबल के साथ चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको जो है इलेक्शन कमीशन खुद डिसाइड करता है कि आपको कौन सा जो है चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कल को बीजेपी से कहे कि आप अपना कमल का निशान छोड़ दीजिए, आप जो है उसकी जगह पे गुलाब का निशान ले लीजिए, या कांग्रेस से कहे कि आप जो है हाथ का पंजा छोड़ दीजिए, पैर का पंजा ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि इनको ये फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही पहले से। तो यहाँ पे जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में बेसिकली 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। अब सवाल है कि नेशनल पार्टी किसे बोलते हैं? तो नेशनल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसने लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन, जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन, किसी 4 स्टेट के इलेक्शन में वो 4 सीट जीते या 6% जो है वोट जीते। इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी ए बनाई गई, ठीक है, और इस पॉलिटिकल पार्टी ए ने लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। मान लीजिए कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ
और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी ए ने पार्टिसिपेट किया। इसने 4 स्टेट, कौन से 4 स्टेट? स्टेट बी, सी, डी और ई, इन 4 स्टेट्स में से बी स्टेट में जितने लोगों ने वोटिंग किया उसमें से 6% वोट पॉलिटिकल पार्टी ए को मिले। कम से कम 6% से अधिक भी हो सकता है, मिनिमम 6% हो, 7%, 8%, ठीक है। मिनिमम 6% वोट्स जो है, जितने लोगों ने, अगर 100 लोगों ने वोट दिया तो उसमें से 6 वोट कम से कम जो है ए को मिले। सी से भी जो है 6 से अधिक वोट मिले, 6 या 6 से अधिक वोट मिले। स्टेट डी से भी जो है जितने वोट पड़े उसमें से 6% या उससे अधिक जो है वोट ए को मिले। और स्टेट ई से भी जो है 6% या उससे अधिक वोट पॉलिटिकल पार्टी ए को मिले लोकसभा इलेक्शन में, जो 2019 में हुआ था। और साथ ही साथ इन चारों स्टेट्स को मिला करके इसे 4 लोकसभा सीट मिले। वो 4 लोकसभा सीट ऐसे भी हो सकता है कि बी से 1, सी से 1, डी से और ई से 1-1 सीट, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ अकेले ही बी से 4 सीट मिल गए। किसी भी केस में अगर चारों को मिला करके जो है, अगर उसे 4 सीट मिल जाएं और हर स्टेट से 6%, 6%, 6% वोट मिल जाएं, तो ऐसे केस में इस पॉलिटिकल पार्टी ए को बोल दिया जाएगा कि नाउ दिस इज़ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर मान लीजिए कि ऐसा चुनाव नहीं हुआ और उस पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ एक स्टेट असेंबली में जो है, स्टेट असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसने, मान लीजिए कि स्टेट बी का स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ, यानी कि विधानसभा चुनाव हुआ, सी का विधानसभा चुनाव हुआ, डी का विधानसभा चुनाव हुआ और स्टेट ई में भी विधानसभा चुनाव हुआ, और हर स्टेट के विधानसभा चुनाव में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी ए को 6% वोट्स मिले प्रत्येक स्टेट से, तो ऐसे केस में भी इस पॉलिटिकल पार्टी ए को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये हुआ पहला क्राइटेरिया जो आपके बुक में दिया हुआ है। शायद बुक में पढ़ने से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि अब ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, 2% सीट्स जीतती है, ठीक है। 2% सीट्स किसका? एमपी का। 2019 का इलेक्शन हुआ और एक पॉलिटिकल पार्टी ए थी, उसने चुनाव लड़ा, उसको 4% ये सब जो है 4 सीट और 6% वोट ये सब तो नहीं पूरा कर पाया, लेकिन इसने क्या किया, इस पॉलिटिकल पार्टी ने 3 स्टेट्स को मिला करके 2% सीट जीत लिया। 2% सीट्स कितना होगा? 545 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। तो लगभग 11 सीट कहेंगे, लगभग 11 सीट जो है, अगर 11 सीट जो है इसने 3 स्टेट्स को मिला करके, मान लीजिए स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट्स डी, यहाँ से 3 सीट, यहाँ से 3 सीट और यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, 7 सीट्स, सॉरी 6 सीट्स, ठीक है। 3 3 6 और 5 11 5 सीट्स। इसने बी से जो है 3 सीट जीते, सी से 3 सीट जीते, ठीक है 6, और डी से 5 सीट जीत लिया। टोटल मिला के कितना हो गया? 11। 11 सीट्स अगर इस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है 3 स्टेट्स को मिला करके जीत लिया तो ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी नेशनल पार्टी। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ इसने एक ही स्टेट से 11 सीट जीत लिया तो ये नेशनल पार्टी नहीं बनेगी, ठीक है। इसको 3 स्टेट्स को मिला करके 11 सीट जीतना है, तब ये बनेगी नेशनल पार्टी। तो ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा अगर मिल जाता है उसे, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है अपने आप नेशनल पार्टी। अब कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, तीसरी है भारतीय जनता पार्टी, चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, छठा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और सातवां है नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP। एक और पार्टी को हाल ही में जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक पार्टी है। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस जो अभी आपको स्क्रीन पे जो ये टेबल दिखाई दे रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा, या इसका प्रिंट आउट अगर पॉसिबल होगा तो निकाल के अपने नोटबुक में पेस्ट कर लीजिएगा। इसको आप सिर्फ देख लीजिए क्या क्या इसमें आपको याद रखना है। नाम पॉलिटिकल पार्टी का, इसका फाउंडेशन कब हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस पार्टी का जो है, इस पार्टी का फाउंडेशन कब हुआ था या इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1998। सिंबल क्या है? फ्लावर एंड ग्रास। आइडियोलॉजी क्या है? सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। इसकी मेन लीडर कौन है? ममता बनर्जी। वैसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी, उसका फाउंडेशन ईयर, उसका सिंबल, उसकी आइडियोलॉजी और उसके मेन लीडर का नाम आप जो है याद रखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके बुक में जो दिया हुआ है पैसेज बना बना के दिया हुआ है, शायद आप उसमें याद ना कर पाए कि क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है, ये समझना मुश्किल है। तो आप इस टेबल का जो है स्क्रीनशॉट बना लीजिए और स्क्रीनशॉट बना करके इसे आप याद कर लीजिए। 1 मार्क्स से क्वेश्चन में ही हेल्प कर सकता है आपका। अब समझते हैं कि स्टेट पार्टी क्या होती है। स्टेट पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करे और उस विधानसभा चुनाव में ये कम से कम 6% वोट, जितना वोट कास्ट हो, जितना वोट पड़े उसका 6% वोट जीते और साथ ही साथ 2 सीट जीत जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, उस स्टेट में टोटल विधानसभा में जो है मान लीजिए कि 100 सीट है। 100 सीट में से कितना सीट जीत जाए? 2 सीट, कोई भी 2 सीट जीत जाए और साथ ही साथ जितने लोग वोट डाले, अगर मान लीजिए कि 1000 लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है, 1000 लोगों ने वोट दिया तो 6% यानी कि 60 वोट्स जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को मिले। तो 60 वोट और प्लस 2 सीट्स यानी कि 6% वोट और 2 सीट्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जीत जाती है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम बोलते हैं कि ये एक स्टेट पार्टी है। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी का जो है स्टेटस मिल जाता है। पिछले 3 दशक का अगर हम समय देखें ना, 1990 के खासकर बाद का जो समय है, इसमें जो है बहुत सारी पार्टी जो है फॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारी स्टेट पार्टी आई हैं। स्टेट पार्टी को हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी स्टेट पार्टी आई हैं। स्टेट पार्टीज जो है इनका संख्या बढ़ा है, इनकी ताकत बढ़ी है और इसलिए जो है अब हमारा जो पार्लियामेंट है वो बहुत डाइवर्स हो गया है। पहले के समय में क्या था, शुरुआती समय में आज़ादी के बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के मेंबर ज़्यादा दिखाई देते थे। फिर 1970 के बाद का जो समय आया उसमें कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी के जो है सांसद दिखाई देने लगे, लेकिन 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते थे। आजकल जो है 1990 के बाद का जो समय आया इसमें बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है एग्जिस्ट में आती है, वो पावरफुल होती हैं और उनके बहुत सारे मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में जाते हैं। तो अब पार्लियामेंट हमारी जो है वो ज़्यादा डाइवर्स हो गई है और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो सेक्शंस हैं, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर बढ़ गया है। अब पार्लियामेंट जो है बिल्कुल एक या 2 पार्टी के लोगों से जो है भरी हुई नहीं है और इसका एक नतीजा है कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। पहले के समय में क्या होता था, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जो है मेजोरिटी मिल जाती थी लोकसभा इलेक्शन के बाद और वो गवर्नमेंट बना लेती थी और वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है कई बार मनमानी करती थी, जो है रीजनल पार्टीज़ को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जो आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है फेडरलिज्म, उसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिडिक्शन है, हर गवर्नमेंट का अपना पावर है। तो कई बार होता क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है इंपॉर्टेंस ही नहीं देती थी, उसको उसका काम करने ही नहीं देती थी। क्यों नहीं करने देती थी? क्योंकि वो जानती थी कि हम अकेले गवर्नमेंट चला रहे हैं, कोई दखल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में। लेकिन हुआ क्या, बाद में जो है जब छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी जो है पावरफुल होने लगे, लोकल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ जो हैं जब पावरफुल होने लगे, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने लगा वो किसी एक पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, यानी कि कई पार्टीज़ मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करने लगी सेंट्रल लेवल पे। और इससे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनका जो है पावर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले कर रही थी उसी पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नमेंट जो है स्टेट में काम कर रही थी। तो इस तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री के अंदर, जो फेडरलिज्म है वो मजबूत हुआ, डेमोक्रेसी मजबूत हुई। ठीक है, तो ये स्टेट पार्टी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है हमारे कंट्री के अंदर। बहुत सारी स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टीज इन इंडिया, आप देख लीजिए, आपके बुक में ये दिया हुआ है 13 अप्रैल 18 को कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है रीजनल पार्टी का दर्जा पाई हुई थी, तो उनका सबका नाम है स्टेट वाइज। आप इसको जो है याद कर लीजिएगा कौन से स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे एग्जांपल अगर लें यूपी का, यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, ये जो है रीजनल पार्टी हैं। वैसे ही अगर हम बिहार देखें, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये सब जो है रीजनल पार्टी हैं। वैसे ही हर स्टेट की अपनी अपनी जो है रीजनल पार्टीज़ हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब सवाल है कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। पहला चैलेंज है सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, इसकी कमी दिखाई देती है। इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नाम फिर से मैं एग्जांपल के लिए नाम ए रखता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी है ए पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो पार्टी के अंदर ही कुछ पद पे बैठते हैं। जैसे
कोई पॉलिटिकल पार्टी ए का जो है प्रेसिडेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ए का सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी ए का प्रेसिडेंट जो है कैसे बना, जिस व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी ए का प्रेसिडेंट बनाया गया उसको किस आधार पे बनाया गया, उसके लिए क्या उस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन हुए थे कि उसे चुना गया था, किस आधार पे उसको बनाया गया, क्या देख करके उसकी योग्यता उसको बनाया गया, ये नहीं समझ में आता है हमें, ठीक है। ये चीज़ें जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर क्या है, या जो है चुनाव होने वाले हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी को टिकट दे रही है, क्या देख करके किसी को टिकट दे रही है, क्या उसके लिए पार्टी के अंदर कोई चुनाव हुआ था कि हम देख लेते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और जो पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वोट पाएगा उसको हम टिकट देंगे कि अब जाओ तुम जनता के अंदर, जनता के बीच में, और वहाँ जाके चुनाव लड़ो। तो ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी है किसी पार्टी के अंदर वो हमें नहीं दिखाई देता है, इसकी कमी है। ये पहला चैलेंज है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जो दूसरा चैलेंज है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, हर पॉलिटिकल पार्टी में दिखाई देता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन है। पिताजी जो है पॉलिटिकल पार्टी में नेता थे तो इसलिए उनका लड़का फिर नेता बन गया, फिर उनका लड़का नेता बन गया, तो ये कहलाता है डायनेस्टिक सक्सेशन। उत्तराधिकार के तहत जो है, एक जैसे राजाओं का पहले शासन हुआ करता था ना कि राजा थे, राजा का लड़का राजा बन गया, कुछ उस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी जो है एक नेता का लड़का फिर वो नेता बन गया। पिताजी सांसद थे, उनका लड़का सांसद बना, फिर उनका लड़का चुनाव लड़ा, फिर वो भी सांसद बन गया, ठीक है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन जो है ये एक बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने। तीसरा जो चैलेंज है वो है मनी और मसल पावर जो बढ़ता जा रहा है। पैसे का रोल बहुत बढ़ रहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिस नेता के पास, जिस लीडर के पास जितना ज़्यादा पैसा है या जितने ज़्यादा वो पावरफुल है, जितने ज़्यादा गुंडागर्दी कर सकता है, उसके चुनाव जीतने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। या पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार ये भी देखने में आता है कि उसी को टिकट दे रही हैं जो ज़्यादा पैसे वाला है या ज़्यादा जो है वो पावरफुल है, सोसाइटी के अंदर लोग उसे डरते हैं। तो ये मनी मसल पावर जो है ये ज़्यादा इसका रोल जो है बढ़ता जा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, ये एक बड़ा चैलेंज है। चौथा चैलेंज है कि कई बार पार्टीज़ जो हैं हमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती हैं। मैं वोट देने गया, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसे नेता को, ऐसे लीडर को वोट दूं जो बहुत अच्छा हो, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो कि उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया हो, कोई मर्डर किया हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उसका, उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस ना लगे हों। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो ईवीएम में जब हम झांकते हैं तो जितने नाम हमको दिखाई देते हैं लगता है कि ये सभी के सभी ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई ना कोई उनके सामने क्रिमिनल रिकॉर्ड है या करप्शन के चार्जेस हैं। तो कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं समझ में आता है कि मैं वोट दूं तो किसको दूं, सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कि वो मीनिंगफुल चॉइस जो है, एक ढंग का कैंडिडेट जो है वोटर्स को नहीं दे पाते हैं कि जिसको वो वोट दे सके। लेकिन इन चैलेंजेस के सामने जो है कुछ रिफॉर्म्स भी हुए हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। जैसे एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था डिफेक्शन का। डिफेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो है, इसको आप ऐसे समझिए, ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक गवर्नमेंट फॉर्म करना है, कुल मिलाकर के मान लीजिए कि 100 सीट्स हैं, 100 सीट, ठीक है। किसी भी स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, इसमें 100 सीट्स हैं, 101 ले लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा समझने में। 101 सीट्स हैं। दो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी। ए को मान लीजिए कि 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, सी, ए बी सी, ऐसे समझ लेते हैं। ए के जो है 40 कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं, बी के जो है 5 कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं, ठीक है, कितना हो गया 45, और 51 कैंडिडेट, लेकिन ऐसे तो पूरा हो जाएगा, सॉरी, तो थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। इसका 40 मान लीजिए, 40, इसका भी, बी का भी 40, और इसकी जो है 21, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी ए से 40 कैंडिडेट्स चुनाव जीतते हैं, बी से 40, 80 हो गया, और सी से 21, टोटल कितना हो गया 101। अब इस तरीके से 101 कैंडिडेट जीत गए। आपको पता है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 50+ सीट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में जो है सरकार बनाना है, उसके पास जो है 51 सीट्स होने चाहिए। अब ऐसे केस में होता क्या है, ये कई बार पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या हैं कि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे कि ए ने सी से कहा कि आप हमसे मिल कर के चुनाव जीत जाइए, आप हमसे मिल लीजिए, और मिलने के बाद जो है सरकार बना लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ
प्रॉब्लम ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी सी के जो मेन लीडर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ए और ए से हम मिलेंगे नहीं, सरकार नहीं बनाएंगे। तो ए ने क्या किया, ए ने सी के जो है, इसको कितने लीडर और चाहिए, और इसको 11 चाहिए, 40 हैं, 40 हैं, 11 और अगर मिल जाए तो 51 हो जाएगा। इसने 11 मेंबर से कांटेक्ट किया और कहा कि जो है मैं तुमको इतने पैसे दे दूंगा, तुम उस पार्टी को छोड़ दो, हमसे आकर के मिल जाओ। ठीक है, तो यहाँ के 11 मेंबर्स जो है इस पार्टी को छोड़ करके और जा करके इसके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, जीत गए हैं पहले ही। तो अब ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन, दल बदल करना। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है कई बार ऐसा करता है कि गवर्नमेंट बनाने में किसी का हेल्प करता है। और वो कैसे हेल्प करता है, वो करता क्या है कि अपनी पार्टी छोड़ देता है जीतने के बाद और दूसरी पार्टी के साथ मिल करके उसको सरकार बनाने में हेल्प कर देता है। इसे ही हम बोलते हैं डिफेक्शन। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें, यही था, कैश रिवॉर्ड था। पैसे के लालच में जो है कई बार पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो है अपनी पार्टी को छोड़ देते थे। इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर होता है। मैंने जो है मैं चाहता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो सरकार बनाए, और इसलिए मैंने किसी को वोट दिया, और इसी तरीके से मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, किसी लीडर को चुनाव जिताया, और चुनाव जीतने के बाद वो जो है पार्टी ही छोड़ दिया, जा करके दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। तो ऐसे केस में जो है जो डेमोक्रेसी है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, कि मेरे वोट का कोई मतलब नहीं रह गया, मेरे साथ धोखा हो गया फिर तो अब इसको चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया गया, एक सुधार लाया गया, और कहा गया कि अगर कोई एमएलए या एमपी अपनी पार्टी छोड़ देता है, चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ करके और दूसरे के साथ मिल जाता है सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे केस में वो लेजिस्लेचर में अपना सीट लूज़ कर देगा। पार्टी ए से जो है आप चुनाव लड़ें और चुनाव जीत भी गए, और उसके बाद जब सरकार बनाने की बारी आई तो बी के साथ जा कर के मिल गए आप, तो ऐसे केस में आपकी पार्टी जो है आपको, मतलब आपकी जो सदस्यता है, आप जो चुनाव जीते हैं उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप जीते हुए नहीं माने जाएंगे। तो ये एक संशोधन किया गया, एक ये रिफॉर्म किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को सही करने के लिए। दूसरा जो रिफॉर्म हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश किया कि जो मनी और क्रिमिनल लोगों, मनी पावर का और जो क्राइम का जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, इसको कम किया जाए। और इसके लिए क्या किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया, ये अनिवार्य कर दिया गया कि हर कैंडिडेट जब वो चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अपना जो है नॉमिनेशन करेगा, तो उस समय उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में उसको बताना होगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास उसके अगेंस्ट में कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्यों बताना होगा, मान लीजिए कि 2015 में एक आदमी है, उसने चुनाव लड़ा, एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, और उसने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी जो है 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए है, और 2020 में जब चुनाव होता है 5 साल बाद, तो वो बताता है कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, 1 करोड़ रुपए है। अचानक से इतना बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, फिर जांच होगा, पता चलेगा कि इसने करप्शन किया है, तो उसके खिलाफ कोई केस चल सकता है। ठीक है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अपना पर्चा दाखिल करते हैं, तो उस समय उनको बताना होता है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और ये जो इनकी जानकारी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक नोटिस में लाया जाता है, अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाता है, ताकि जो वोट देने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो देख सकें कि उनके यहाँ जो लोग व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रॉपर्टी कितनी है और उनके अगेंस्ट में कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। फिर वो डिसाइड कर सके कि इसे वोट देना है कि नहीं देना है, ये अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है। तो ये जो है रिफॉर्म किया गया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है कि हम चेक कर लें। अब उसने कह दिया कि जो है मेरी प्रॉपर्टी जो है 10 लाख रुपए ही है, जबकि उसकी प्रॉपर्टी जो है 25 लाख से अधिक है। तो कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है कि हम चेक कर सकें कि इसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है कि नहीं है। तो ऐसे में कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग गलत जानकारियाँ जो है अपने एफिडेविट में भर के दे देते हैं। तो ये है। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर पास किया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपना इंटरनल इलेक्शन कराएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, जो मैंने बताया ना कि कौन पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है, कौन पार्टी का सेक्रेटरी बनता है, ये सब इलेक्शन जो है इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि हाँ इलेक्शन हुआ था, मीटिंग हुई थी। तो इसको लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है एक लॉ जो है ऑर्डर पास किया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ये भी करता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ पैसे खर्च करती है चुनाव लड़ने के लिए, तो कितना पैसे खर्च किया, कहाँ से पैसे आए, इसके लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी,
ताकि सोर्स ऑफ इनकम और कहाँ कैसे खर्च किया जा रहा है ये सब चीज़ें जो है पता चल जाए। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती हैं और फिर जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं लेकिन कुछ कमियां अभी भी दिखाई देती हैं। तो और क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, इसको लेकर के हम कुछ सजेशंस देखेंगे जो दिए जा सकते हैं इन पॉलिटिकल पार्टी को। पहला, एक कानून बनना चाहिए जो रेगुलेट करे कि इंटरनल अफेयर्स जो पॉलिटिकल पार्टी का है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सही से चले। वो हमें पता चला कि क्या देख करके कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को टिकट देती है, क्या देख करके कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपने पार्टी का प्रेसिडेंट बनाती है। तो ये इंटरनल अफेयर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इसको लेकर के कानून बनना चाहिए। दूसरा जो सजेशन हो सकता है वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जब वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करे तो एटलीस्ट 1/3 टिकट वीमेंस को दें, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो वीमेन को टिकट नहीं देती हैं। उनको लगता है कि वीमेन जो है, महिलाएं जो है वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं। तो इसलिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी 1/3 टिकट जो है वो वीमेन को दे। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की। हर पॉलिटिकल पार्टी की जो चुनाव में जो खर्च है वो स्टेट फंडिंग, यानी कि राज्य जो है, राज्य यानी कि देश, कंट्री जो है वो खुद जो है पैसे दे कि आप 10 लाख रुपए लीजिए और इसी 10 लाख रुपए से आप चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा और कोई पैसा आप खर्च नहीं करेंगे, आप पब्लिक से पैसे नहीं लेंगे या जो है आप किसी बिजनेसमैन से पैसे नहीं लेंगे। तो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस में। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं देश के अंदर, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो मूवमेंट्स चलाने वाले लोग हैं, जो मीडिया है, इन सब का भी एक ड्यूटी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। किस तरीके से? पिटीशन डाल करके, पब्लिसिटी के थ्रू, एजिटेशन के थ्रू आंदोलन करें, पिटीशंस डालें, जानकारी मांगें कि क्यों जो है आपने इतने ज़्यादा पैसा खर्च किया, क्यों आपने इस व्यक्ति को टिकट दिया जिसके खिलाफ इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, क्यों आपने इस व्यक्ति को टिकट दिया जिसके अगेंस्ट में इतने जो है करप्शन चार्जेस हैं। तो इस तरीके से जो है लोग, मीडिया, मूवमेंट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम कर सके या अच्छे से काम करने के लिए उनको मजबूर किया जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म के लिए जो सजेशन है वो ये है कि जो व्यक्ति चाहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई चेंजेस आने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएँ, वो अच्छे से काम कर सके, तो जो व्यक्ति जानकार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उनको खुद चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करें, पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बनिए और जो सुधार आप करना चाहते हैं उस सुधार का हिस्सा बनिए, आप खुद वो सुधार कीजिए। तो ये था ये चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर पे बेस्ड हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है रीजनल और नेशनल पार्टी किस तरीके से रिकॉग्नाइज की जाती हैं, कुछ एग्जांपल्स यानी नाम बताने हैं आपको इसमें। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोई 3 फंक्शन बताने हैं और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, ये सभी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और स्क्रीनशॉट बना करके आप कोशिश कीजिए कि इसका आंसर अपने नोटबुक में लिखिए, या जो है इसको कम से कम 3 पॉइंट में या 5 पॉइंट में इसका आंसर सोचिए कि क्या लिखा जा सकता है एग्जाम में अगर आता है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।